Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new video, that is your chapter number 2 which is named as Federalism. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आप स्टार्ट करने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में। जैसा कि आपको पता है, फेडरलिज्म का वर्ड आपका पिछले वाले चैप्टर में भी आया था, जहाँ पे आपकी पावर शेयरिंग की बात हुई थी। क्योंकि फेडरलिज्म जो होता है बेटा डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ, ये आपका पावर शेयरिंग के साथ डायरेक्टली लिंक होता है, जहाँ पे पावर आपकी शेयर की जाती है। अब दूसरी बात आती है कि पावर शेयर किसके बीच में। जब मैंने आपको पावर शेयरिंग की डिफरेंस के बारे में बताया था, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि पावर शेयरिंग बेटा अगर आपको इस कंसेप्ट को समझना है तो ये बिटवीन टू गवर्नमेंट्स के बीच में, लाइक सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, या लाइक टू पर्सनस के बीच में, या टू कम्युनिटीज़ के बीच में हो सकती है। ये आपकी बिल्कुल वाइड कंसेप्ट था पावर शेयरिंग का। लेकिन जब हम पावर शेयरिंग के इस मेथड को बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सीमित कर देते हैं, मतलब वहाँ तक ही इसको समझते हैं कि पावर शेयरिंग होना सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, उसी को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। तो इस प्रकार उस जो आपका जो एक नया वर्ड निकल कर आता है, तब आपका आता है फेडरलिज्म बेटा। फेडरलिज्म कुछ नहीं होता बेटा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। सबसे पहले तक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और दूसरी क्या होती है बेटा, डेमोक्रेटिक होती है, जहाँ पे पावर जो होती है बेटा कंट्री की वो शेयर की जाती है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में, जहाँ पे दोनों अपनी पावर को अलग अलग इंडिपेंडेंटली तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और अपने अपने एरिया में उनके खुद के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर आप समझोगे तो इसमें हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल करंटली अगर हम बात करें तो अगर देश में आपकी फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार है, जिसके आपके प्रतिनिधि थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, तो ऐसे ही अगर स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरी पार्टी हो सकती है, जेजेपी है या कांग्रेस है बेटा जिसमें, तो वहाँ पे जो स्टेट है वहाँ पे जो पावर एक्सरसाइज की जाएगी, स्टेट की पावर इंडिपेंडेंट होगी बेटा सेंटर की पावर से। तो स्टेट में जो सीएम पावर को एक्सरसाइज करेंगे वो पावर बिल्कुल अलग होगी जो कि आपकी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग होती है बेटा वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होती है, और जहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे का हस्तक्षेप मींस इंटरमीडियरी के रूप में काम नहीं करती, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से एक दूसरे के ऊपर थोपे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि वे स्टेट गवर्नमेंट को आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा, तो उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर भारत की बात करें तो इसमें फेडरलिज्म के अंदर आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई से पॉलिटी में बड़ी क्लासेज में जब पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ पाते हैं कि ये टोटली प्योर फेडरलिज्म हमारा कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। उसको आपको अभी ध्यान नहीं देना है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे देश में क्या फेडरलिज्म है। लेकिन जब आप पॉलिटी को बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल माइनॉरिटीज़ के साथ हायर क्लासेज में पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा कि हमारा ना तो प्योर फेडरलिज्म है और ना ये बोल सकते कि हम फेडरलिज्म है, तो इसको हम क्वासी फेडरल बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग के बारे में, वो चैप्टर अब आपका आ जाता है बेटा यहाँ पे। जो पावर शेयरिंग अब हो रही है बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रही है, जिसमें आपकी पावर शेयरिंग आती है। तो आगे देखिए, अब हम आपका ये चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको फेडरलिज्म के बारे में बता दिया, लेकिन फेडरलिज्म के कॉन्ट्रास्ट में जो बात बोली जाती है वो ये बोली जाती है, जब आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है बेटा वो सारी पावर को जो एक्सरसाइज करती है, वो पावर एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल ही सेंटर और स्टेट के अनुसार की जाती है। सेंटर के बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेटा स्टेट को, और जो सारी पावर्स होती है बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो उसको हम फेडरलिज्म का अपोजिट बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में आपने दो तरह की गवर्नमेंट को पढ़ा। एक तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने पढ़ा फेडरलिज्म, और एक में आपने पढ़ा आपने यूनिटरी गवर्नमेंट। इंडिया में जो है बेटा यूनिटरी गवर्नमेंट भी है और आपकी फेडरलिज्म भी है, लेकिन अभी छोटी क्लासेज में आपको अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट को पढ़ना है वो आपको फेडरलिज्म के अनुसार ही पढ़ना है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो फेडरलिज्म गवर्नमेंट है। चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा फेडरलिज्म एंड इट्स फीचर्स। देखिए,
फेडरलिज्म इज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर सिंपली छोटे वर्ड्स में बताया जाए शॉर्ट करके तो ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जिसमें डेमोक्रेसी के सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में भी पहले बताया बेटा, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पे लोगों का अपना प्रतिनिधित्व चुनने की बेटा पूरी स्वतंत्रता होती है, मीन्स पूरी इंडिपेंडेंट होती है, लिबरलिज्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। जहाँ भी हमारे देश में जैसे क्या होता है कि हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बेटा वो लोगों की वोटिंग के द्वारा होती है, तो इसलिए हम डेमोक्रेसी हैं। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड। भारत की जो डेमोक्रेसी है बेटा वो लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि जैसे कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बेटा, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जिन भी नागरिक की जो सिटीजन्स विच हैव द एज मोर देन 18 ईयर्स दैट कैन चूज हिज गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू हिज वोट्स एंड एवरी वोटिंग इन द आवर कंट्री हैज़ इक्वल राइट्स। और सबकी वोटिंग के क्या होते हैं बेटा, इक्वल राइट्स। तो यहाँ पे ये भेदभाव नहीं किया जाता कि कोई रिच है, कोई गरीब है, या कौन सी जाति से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर किस धर्म को पालन करता है, इट इज़ आल्सो डज नॉट मैटर। आपकी जो वोटिंग का है बेटा वो सब वोट बेटा एक ही मानी जाती हैं, उनकी क्वांटिटी को एक ही बोला जाता है। तो इस प्रकार डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें पावर जो होती है बेटा शेयर्ड और डिवाइडेड होती है, किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए पढ़ते हैं बेटा आपका फेडरलिज्म के बारे में। तो क्या होती है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच पावर टू गवर्न द कंट्री इज़, एक पावर जो गवर्न द कंट्री, गवर्न करने का मतलब कंट्री को चलाना बेटा, सारी चीज़ों को देखना, उसकी इकोनॉमी वगैरह को देखना। शेयर्ड और डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो शेयर किया जाता है बेटा किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। लार्जली बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वही बात दोबारा आई बेटा, वर्क किसके अकॉर्डिंग करती है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेडरलिज्म बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या कहेंगे, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और स्विट्ज़रलैंड हो गया। एग्जांपल याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेता है, आपको कंट्रीज़ के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी फेडरलिज्म है और कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी फेडरलिज्म गवर्नमेंट नहीं है। अगर हम कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिशन में बात करें, फेडरलिज्म के बिल्कुल अपोजिशन में अगर बात की जाए, इन कॉन्ट्रास्ट टू फेडरलिज्म देयर आल्सो एग्जिस्ट ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो 2 टाइप्स की गवर्नमेंट जो हमने पढ़ी है, कौन कौन सी पढ़ी है, एक तो फेडरलिज्म वाली गवर्नमेंट होगी और एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर इज़ कंसनट्रेटेड ओनली इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सारी पावर होती है बेटा वो कंसनट्रेटेड होती है किसके हैंड्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैंड्स में होती है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तो करती है गवर्नमेंट, बट दे आर बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जिस्ट तो करेंगी लेकिन उनको जो वर्क करना पड़ेगा वो सारा का सारा जो वर्क होगा बेटा वो आपको सेंटर की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप इसमें आते हैं ग्रेट ब्रिटेन हो गया, श्रीलंका हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने फेडरलिज्म की 2 टाइप्स की गवर्नमेंट पढ़ी है बेटा, एक तो फेडरलिज्म में और एक हमने पढ़ी है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट आता है मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट। बेटा क्या क्या होते हैं, इसके मेन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखिए देर आर 2 और 3 सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर, कुछ मेन फीचर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं वो क्या क्या हैं बेटा। देर आर 2 और 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक लोकल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जैसे हमारे देश में भी 3 टाइप की आपकी पाई जाती है बेटा, सेंट्रल होती है, एक स्टेट होती है और एक ग्राम पंचायत होती है बेटा, जो कि इसके अंडर आती है, हमारी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड और द सेम रीजन में बेटा ये करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब है सारी पावर जो एक्सरसाइज की जाती है वो सेम रीजन में की जाती है, लेकिन दे हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन बेटा, लेकिन उन सब का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है बेटा उनका अलग अलग होता है। तो उसका मतलब क्या होता है, जब जिसकी मैटर्स में आते, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कीजिए आप, या आप टैक्सेशन की बात कीजिए, या आप लेजिस्लेशन की बात कीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से आपका मतलब कागजी कार्रवाई जो होती है, जो आपकी पेपर एंड पेन से रिलेटेड होती है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब लोगों से जो टैक्स इकट्ठा करना है बेटा, टैक्सेशन हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सेंटर में किया जाता है बेटा, टैक्स कुछ सेंटर से रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं बेटा जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं।
तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा वो टैक्स को अलग तरीके से कलेक्ट करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है बेटा वो टैक्स को अपने तरीके से कलेक्ट करती है और इन दोनों के टैक्स का जो प्रावधान होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। दूसरा आता है बेटा लेगिस्लेशन। अब लेगिस्लेशन में एक तो होती है बेटा, अगर मैं हिंदी में बात करें, स्टेट लेगिस्लेटिव मीन्स जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, और अगर हम सेंटर के तौर पर बात करें तो लेगिस्लेशन में कौन कौन आती है, लोकसभा और राज्यसभा आती हैं। सो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड ओवर द सेम रीजन पे क्या करे बेटा, एडमिनिस्ट्रेट करे, बट उनकी खुद का ओन जुरिस्डिक्शन हो बेटा। जब किसकी बात आए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आए या टैक्सेशन की बात आए या लेगिस्लेशन की बात आए, तो ऐसी गवर्नमेंट का भी एक फीचर होता है जो हमारी फेडरलिज्म का आता है। गवर्नमेंट एट ईच लेवल ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो पावर इनको मिलती है बेटा गवर्नमेंट को, वो किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। दस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिल्यूट द पावर ऑफ द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डाइल्यूट द पावर्स का मतलब होता है कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को बेटा, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़े, और जब भी चाहे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकती है, उसका एंड कर सकती है, उनकी पावर को डाइल्यूट करने का मतलब ख़त्म कर सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है ना, कि अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी नहीं चलती तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अलग रहती है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी चलती रहती है। और स्टेट गवर्नमेंट में आपकी अलग पार्टी हो सकती है और आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें आपकी अलग पार्टी हो सकती है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स गिवन टू पीपल। जो भी बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए जाते हैं बेटा, राइट्स गिवन टू द पीपल कैन नॉट बी चेंज बाय ओनली वन टायर ऑफ गवर्नमेंट। ये सिर्फ एक ही टायर ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किए जा सकते। इट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। बेटा इसमें कंसेंट का मतलब होता है सहमति, तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, गवर्नमेंट की, बोथ लेवल्स के ऊपर कंसेंट होती है। उसी के बाद जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के और राइट्स हैं बेटा उनको आप चेंज कर सकते हो। तो किसी भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट में पावर नहीं होती कि वो चेंज कर पाए बेटा, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। कोर्ट्स ऑफ द कंट्री एक्ट एज ए रेफरी बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब भी कोई रेफरी का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है। जब भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उसके बीच में उसके इंटरमीडियरी के रूप में जो काम करता है बेटा वो कोर्ट्स करते हैं, दैट इज़ अवर जुडिशरी करती है इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द टू। इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बेटा, जब इन दोनों के बीच में भी पावर के रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो इन पावर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट को भी कौन बेटा जज करता है, वहाँ पे भी आपकी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आपकी जुडिशरी ही आती है। बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। दोनों आपके कलेक्ट कर सकती है टैक्सेस को अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो गाइडलाइंस दी जाती है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उन गाइडलाइंस का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप वहाँ से क्या कलेक्ट कर पाते हो, टैक्स को कलेक्ट कर पाते हो। फेडरलिज्म दस नॉट ओनली सेफ गार्ड द यूनिटी ऑफ नेशन। बेटा तो फेडरलिज्म से एक तो यूनिटी तो होती है बेटा, सेफ गार्ड होता है मतलब उसको इंश्योर करती है यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट को, बट आल्सो मेंटेन द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़। बेटा तो ये मेंटेन क्या करती है, रीजनल है बेटा जो आपकी रीजन से रिलेटेड है, और आपकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। देखो रीजनल तो हो गया बेटा अलग अलग रीजन में जो रहते हैं बेटा, कोई रीजन के कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, कुछ रीजन के बेटा आपके अलग हैं। और दूसरा लिंग्विस्टिक होता है आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड। कुछ राज्य में आपकी लैंग्वेज कोई दूसरी बोली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज है, कन्नड़ा लैंग्वेज है, या कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर हम बात करें कहीं पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो ऑफिसों में यूज की जाती है, दैट इज़ अवर हिंदी होती है बेटा। तो सबको किस में आना पड़ता है बेटा, हिंदी में। तो इस प्रकार फेडरलिज्म के द्वारा यूनिटी ऑफ नेशन भी बनी रहती है, और ये मेंटेन करती रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन इट इज़ टू बी नोटिस दैट बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड एग्री टू द रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग बेटा एंड ट्रस्ट ईच अदर। तो लेकिन ये भी नोटिस करना पड़ता है, अब पावर तो उनकी अलग अलग हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पावर करती है और जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है दूसरी अलग करती है, लेकिन उनके बीच में ट्रस्ट भी होना चाहिए, और दोनों के बीच में बेटा रूल्स ऑफ पावर को क्या करते हो, वो एग्री करते हो, ऐसा भी होना चाहिए। पावर ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो पावर्स होती है सेंट्रल एंड स्टेट कंट्री की, ये डिफर होती है, अलग अलग होती है कंट्री टू कंट्री। देर आर टू वेज इन विच कंट्री में बिकम फेडरल बेटा, दो रास्ते हैं जिसमें फेडरल हो सकती है। व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर, जब इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आते हैं एंड फॉर्म वन कंट्री, और क्या कर लेते हैं बेटा, एक कंट्री का निर्माण करते हैं। दे रिटेन देयर पावर टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी, उनकी पावर रिटेन करती है ताकि उनकी आइडेंटिटी क्या बनी रहे,
तो दिस काइंड ऑफ फेडरेशन इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जब इंडिपेंडेंट स्टेट आते हैं और एक दूसरे के स्टेट्स जो होते हैं बेटा, ये इंडिपेंडेंट स्टेट जब मिलकर एक पूरे देश का निर्माण करते हैं तो ऐसे फेडरेशन को हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। The second way in which a country can become federal is when it decide to divide its power between the central and state government। जब ये डिसाइड कर लेती है अपनी पावर को सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो जैसे कि आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन में तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया थे, जहाँ पे अलग अलग तरीके से स्टेट आते हैं, और इसमें क्या आते हैं बेटा, जब डिवाइड करते हैं पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस बोला जाता है। तो ये था बेटा आपका फेडरेशन के फीचर्स। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं बेटा, फेडरलिज्म क्या था और फेडरलिज्म के साथ साथ मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या थे बेटा। सबसे पहले तो फेडरलिज्म का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए पावर शेयरिंग। जब पावर शेयरिंग आपकी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में होती है और वो दोनों की दोनों डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ नोन एज फेडरलिज्म बोलते हैं। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। दोनों की दोनों जो वर्क करती हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, और इंडिपेंडेंटली जब ये वर्क करती हैं तो इसमें एक दूसरे का हस्तक्षेप कोई भी नहीं करता, मीन्स एक दूसरे के बीच में कोई भी नहीं आता, और ये अपने वर्क को कंटिन्यू करती हैं। इन कंट्रास्ट ऑफ फेडरलिज्म देयर आल्सो एग्जिस्ट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है बेटा। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, बिल्कुल फेडरलिज्म का अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर क्या नहीं डिवाइडेड नहीं होती। लेकिन एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फेडरलिज्म में भी और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी दोनों आपकी जो है बेटा गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट होती तो है, लेकिन उसको वर्क जो करना पड़ता है वो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो इस प्रकार यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है बेटा, सारी की सारी पावर जो कंसंट्रेटेड होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैंड्स में होती है। तो यहाँ पे आपकी जो को तीनों, हमारे देश में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विच एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट एंड नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट। और बोथ 3 ऑफ देम्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इन केस ऑफ पावर्स। बेटा सबकी पावर्स अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो एग्जांपल्स वगैरह आते हैं वो आते बेटा ग्रेट ब्रिटेन हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर नॉर्थ कोरिया हो गया, ये फेडरलिज्म के अंडर आते हैं। अब दूसरा, अगर मेन फीचर हम फेडरलिज्म की बात करें बेटा, उन मेन फीचर में सबसे पहले तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, जैसा कि हमारे देश में भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया बेटा, जहाँ पे आज बीजेपी की सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग सरकार से, कहीं पे बीजेपी की एग्जिस्ट करती है, कहीं पे कांग्रेस की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट जो कि आपकी ग्राम पंचायत होती है। तो एक पहला तो हो गया बेटा 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर्स होती हैं सेंट्रल स्टेट की, वो सेम। अब देखो सेंटर का मतलब होता है होल, पूरी कंट्री के सारे स्टेट्स को मिला दो तो मैं सेंटर बनेगा। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि अगर हरियाणा गवर्नमेंट है या कोई भी उत्तराखंड गवर्नमेंट है या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश में सेंटर की कोई भी पावर नहीं है बेटा, क्योंकि इन सारे स्टेट्स को मिलाकर ही तो सेंट्रल बना है ना। तो इसी प्रकार से जो स्टेट और सेंटर का ना एरिया बिल्कुल सेम होता है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है वो स्टेट्स में ही तो करेगी ना, लेकिन स्टेट्स में भी उनके एरिया जो होते हैं बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव के हैं, जैसे कागजी कार्रवाई से रिलेटेड हैं या आपके टैक्सेशन कलेक्ट करना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं बेटा, वन दैट बिलोंग्स टू सेंट्रल टैक्स, फॉर एग्जांपल जीएसटी, अनदर एग्जांपल इज स्टेट टैक्स, जैसे टोल टैक्स वगैरह हो गए बेटा, ये आपके कौन से स्टेट टैक्स भी होते हैं। और एक आपका लेजिस्लेशन होता है। लेजिस्लेशन में मैंने आपको बता ही दिया बेटा, आपका लेजिस्लेशन में जैसे आपकी लोकसभा और राज्यसभा होगी, ये तो आपकी किससे रिलेट करेंगी, आपकी गवर्नमेंट होगी ऊपर वाली, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद मैंने बताया था कि पावर जो दोनों की कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं अपनी पावर को दोनों के दोनों, और जो पावर इनकी कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होती है बेटा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी पावर को क्या नहीं कर सकती बेटा, डाइल्यूट नहीं कर सकती स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की। और जो बेसिक प्रिंसिपल होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का, द राइट्स टू गिवन टू द पीपल कैन नॉट बी चेंज ओनली वन टायर ऑफ गवर्नमेंट, ये एक टायर ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा चेंज कभी भी किया नहीं जा सकता। इसमें रिक्वायरमेंट होती है बेटा कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो बेटा बाउंड्रीज से रिलेटेड, अगर बाउंड्रीज जो होती हैं स्टेट की उसको एक्सपेंड करना है, या किसी भी मान ले
किसी भी स्टेट के किसी शहर का नाम बदलना है, तो ऐसे कोई भी केसेस आते हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से बेटा अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट्स करना है या रिफॉर्म्स वगैरह करने हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति लेना बहुत ही आवश्यक होता है। और दोनों की सहमति आपको इनके द्वारा जो हाउसेज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया दैट बिलोंग्स टू द स्टेट, और वहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा हो गया दैट बिलोंग्स टू द सेंटर्स, इनमें आपके बिल पास होते हैं और उसके बाद ही आपका नया रूल्स एंड रेगुलेशंस आती हैं। उसके बाद होगी बेटा कोर्ट्स ऑफ कंट्री। इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए अब बेटा पावर से रिलेटेड या किसी दूसरी चीज़ से रिलेटेड, तो इनके बीच में जो इंटरमीडिएरी का काम करता है बेटा वो कौन करता है, यहाँ पे आपकी जुडिशरी करती है, जो दोनों की पावर को एक्सरसाइज करने में उनके ऊपर एक बैलेंस पावर भी रखती है। और उन दोनों की पावर को बेटा उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सुलझाने का काम भी कौन करती है, आपकी जुडिशरी करती है। बोथ गवर्नमेंट में बेटा कलेक्ट टैक्सेस करते हैं बट गाइडलाइंस किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए बेटा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं। और हमारा जो फेडरेशन होता है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 टाइप का होता है बेटा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर में तो होता है जब इंडिपेंडेंट स्टेट एक दूसरे के साथ आते हैं, सॉरी 1 मिनट रुकिए, ऊपर चला गया थोड़ा सा, देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या आते हैं बेटा, आपके जैसे फेडरेशन जब एक दूसरे के एक साथ आते हैं, जब स्टेट्स मिलकर एक कंट्री का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड वे जो कंट्री होती है बेटा फेडरल, इनमें जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स में, दैट इज़ नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस बोलते हैं, दैट इज़ इंडिया एंड स्पेन बेटा इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये था बेटा आज आपका फर्स्ट टॉपिक जो कि आपकी चैप्टर से रिलेटेड था, फेडरलिज्म क्या होता है एंड मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। आशा करता हूँ, होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे अगली वाली वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।